स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 26 और 27 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यहां पर देखा जाए 26 और 27 सितंबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, बीपीएससी की हो, झारखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, एमपी पीएससी या अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पेट या लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, वहां पे देखा जाए तो जो डेली करंट अफेयर होती है, न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर यहाँ पर अपनी इस वीडियो में लोग चर्चा करते हैं। और देखा जाए दैनिक जागरण हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई, साथ साथ आकाशवाणी और दैनिक भास्कर के महत्वपूर्ण इनपुट यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। ये क्लास आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह है। और इस क्लास के साथ साथ में, वीडियो क्लास के साथ साथ में, आपको आपकी पूरी प्रैक्टिस और साथ साथ में रिवीजन के लिए पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। मासिक पैकेज की तरह हमारा करंट अफेयर का पैकेज होता है। सितंबर महीने का पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आप जाएंगे, पिन कमेंट चेक करेंगे तो पिन कमेंट से आप हमारा जो मासिक पैकेज है उसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा? प्रतिदिन देखा जाए तो शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिल जाती है। साथ ही साथ देखा जाए प्रतिदिन आपको वीडियो जो क्लास होती है, वीडियो क्लास की पीपीटी शेयर की जाती है। प्रतिदिन इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको शेयर की जाती है। अलग अलग भाषाओं में दोनों पीडीएफ अलग अलग होती है। ठीक है, साथ साथ 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी होता है यहाँ पर। और एक चीज और देखा जाए तो जो मंथली कंपाइलेशन हम प्रोवाइड करते हैं, पूरे महीने का जो करंट अफेयर होता है उसका मंथली कंपाइलेशन भी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ एक करंट अफेयर का फुल टेस्ट होता है महीने के एंड में। और जो बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खास सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का मासिक करंट अफेयर की क्लास जो होती है वो, और साथ ही साथ बिहार पीसीएस की मासिक करंट अफेयर की क्लास जो होती है वो, दोनों के पीडीएफ आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में या जो आप पैकेज ज्वाइन करते हैं उसी पैकेज में मिल जाता है। और पैकेज को ज्वाइन करने के बाद आपको करना सिर्फ इतना है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, वहां से आपको देखा जाए व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा और जहां पर डेली आपको पीडीएफ प्राप्त होती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखते हैं पहली खबर क्या है। पहली खबर क्या है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने आईसीसी से औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए आईसीसी से अलग होने का निर्णय लिया है। अब ये जो आईसीसी है इसको आप क्रिकेट वाला आईसीसी मत समझिएगा, ये अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में चर्चा की जा रही है। यहाँ पर आईसीसी का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो पश्चिमी अफ्रीका के 3 देश बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है। यहाँ पर देखा जाए इन देशों का कहना है कि आईसीसी गरीब और कम विकसित देशों के खिलाफ पक्षपात करता है और अपराधों को प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो इन देशों ने अब स्थानीय स्तर पर स्वदेशी शांति और न्याय तंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका के कौन से देश जो है वो आईसीसी से यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने की घोषणा किन्होंने की है? तो ये 3 नाम जरूर याद रखना, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ठीक है, यहां पर इन तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। यानी कि देखा जाए तो सितंबर 2025 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने की घोषणा निम्नलिखित देशों में से किस देश के द्वारा नहीं की गई है? तो उसमें से 3 ऑप्शन तो ये रहेगा कि बुर्किना फासो, माली और नाइजर, और एक ऑप्शन कोई अन्य दे देता है तो वहां पर आप उसको टिक करिएगा, जैसे अल्जीरिया दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बुर्किना फासो, माली और नाइजर अलग हो रहे हैं जबकि अल्जीरिया अलग नहीं हो रहा है, तो वहां पर सही उत्तर अल्जीरिया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस कदम को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने चिंताजनक बताया है और न्याय संरक्षण पर एक गंभीर चुनौती के रूप में इसको देखा जा रहा है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 के बारे में चर्चा करें। अब ये जो विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस है, यहां पर देखा जाए तो ये 26 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 सितंबर के दिन विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ, ठीक, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ द्वारा आयोजित किया गया और 15वां वार्षिक आयोजन था। यानी कि कौन सा संस्करण था? इस बार 15वां संस्करण आयोजित किया गया, 15वीं बार इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस वर्ष का थीम क्या था? इस वर्ष का थीम था स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग। स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग इसका थीम था इस बार का। ये थीम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो हवा की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर जागरूकता बढ़ाना और वायु प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जानकारी फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण का शुभारंभ किया गया है। जो वस्तु और सेवा कर अपीलीय अधिकरण है, इसका शुभारंभ किया गया है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। तो 24 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देखा जाए तो वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, ठीक है, जीएसटी
एटी का शुभारंभ किया गया है। यह प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण हेतु ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहां पर देखा जाए इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जीएसटी एटी की कुछ विशेषताएं देखते हैं। संरचना की बात करें तो वैधानिक अपीलीय निकाय है। जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा ये। ठीक है, यहाँ पर जो जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण है इसके आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई यहाँ पर की जाएगी। देखा जाए तो मुख्य पीठ कहां पर स्थित होगा? मुख्य पीठ जो है नई दिल्ली में स्थित होगा। साथ ही साथ राज्य पीठ भी होंगी। अब राज्य पीठ कितनी होंगी? 31 राज्य पीठें होंगी। यहाँ पर कितनी? 31 राज्य पीठें होंगी। और ये 31 राज्य पीठें देखा जाए 45 स्थानों पर होंगी। ठीक है, संरचना की बात कर ले तो यहाँ पर 2 न्यायिक सदस्य होंगे प्लस 1 तकनीकी सदस्य होगा जो सेंट्रल का होगा, तथा 1 तकनीकी सदस्य होगा जो राज्य का होगा। ठीक है, तो ये है संरचना। यहां पर देखा जाए जो संरचना होगी 2 न्यायिक सदस्य होंगे, 1 तकनीकी सदस्य केंद्र का और 1 तकनीकी सदस्य राज्य का। यहां पर संरचना इसका निर्माण करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर देखें, L&T BEL का AMCA परियोजना के लिए संयुक्त बोली। ठीक, इन दोनों ने देखा जाए जो L&T और BEL है इसके द्वारा ज्वाइंट बिड फॉर AMCA प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई गई है। चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो L&T और BEL ने भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना के लिए संयुक्त बोली लगाई है। देखा जाए तो लागत 15,000 करोड़ रुपए लागत वाली इस परियोजना को मार्च 2024 में मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति के द्वारा मंजूरी दी गई थी। यहां पर बात कर ले DRDO की एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के नेतृत्व में इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य अगले 5 वर्ष में 5 प्रोटोटाइप का निर्माण करना है। अगले 5 सालों में 5 प्रोटोटाइप का निर्माण करना है। यह परियोजना भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं ना, बेसिकली ये इस प्रकार के फाइटर जेट होते हैं कि इनको रडार जो होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। स्टेल्थ का मतलब स्टील से बना हुआ नहीं, स्टेल्थ का मतलब रडार उसको डिटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, इससे रिलेटेड है। और यहाँ पर जो भारत की 5वीं जनरेशन 5th जनरेशन देखा जाए तो चीन वगैरह 6th जनरेशन पे काम कर रहे हैं। हालांकि भारत भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो अमेरिका और चीन से भारत पीछे है इस मामले में। ठीक है, तो भारत की जो 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट है उनकी दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा ये। चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, चर्चा करते हैं। तो सुधांशु वात्स जो है ये भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में देखा जाए तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक है। साथ ही साथ यहां पर चर्चा करें तो ASCI भारत के विज्ञापन क्षेत्र की स्वनियामक संस्था है। जो ये ASCI है यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है ये विज्ञापन क्षेत्र की स्वनियामक संस्था है और इसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? सुधांशु वात्स को बनाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, सुधांशु वात्स जो है ये भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। IIT मद्रास संयुक्त राष्ट्र AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामित। ठीक है, जो IIT मद्रास है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामित किया गया। इसे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो IIT मद्रास को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामित किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसको नामित किया गया है? परीक्षा में पूछ ले तो IIT मद्रास को नामित किया गया है। परीक्षा में 4 ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से किस IIT को भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नामित किया गया है? तो वो कौन सी IIT है? 4 ऑप्शन रहेगा, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। तो IIT मद्रास जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह पहल संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस फॉर डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता निर्माण, कौशल विकास करना है, विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। यानी कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्षमता निर्माण और कौशल विकास करना इस उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखा जाए तिरुमाला में देश का पहला AI संचालित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अभी जो तिरुमाला है यहां पर देश का पहला AI संचालित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा 25 सितंबर 2025 को तिरुमाला में वेंकुटम क्यू कॉम्प्लेक्स में देश का पहला AI संचालित तीर्थ यात्री इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उद्घाटित किया गया है। यानी कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश का पहला AI संचालित तीर्थ यात्री इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया कहां पर? तिरुमाला में। ठीक है, तिरुमाला में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया?
जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इंद्र चंद्रबाबू नायडू, इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखना ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश का पहला एआई संचालित तीर्थयात्री इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां पर अवस्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में कहां, तिरुमाला में। ठीक है, और यही तिरुमाला की पहाड़ियां है, यहीं पर बाला तिरुपति की जो मंदिर है, बाला तिरुपति का तिरुपति बालाजी, वो यहीं पर अवस्थित है। देखा जाए तो यह केंद्र रियल टाइम भीड़ पूर्वानुमान, त्वरित कतार प्रबंधन, सुरक्षा और साइबर निगरानी जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो नेटिव फूड बैटर्स पहल की शुरुआत। अब ये जो नेटिव फूड बैटर्स पहल है, इसकी शुरुआत की गई है, किसके द्वारा शुरू किया गया है ये देख लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका स्थित गोवर्धन इको विलेज में, कहां पर, गोवर्धन इको विलेज में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्हीं के द्वारा देखा जाए तो नेटिव फूड मैटर्स पहल की शुरुआत की गई है। परीक्षा में आपसे पूछे कि नेटिव फूड मैटर्स की शुरुआत, जो नेटिव फूड मैटर्स पहल है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। कहां शुरू की गई है, महाराष्ट्र से शुरू की गई है। ठीक है, नेटिव फूड मैटर्स जो है इसकी शुरुआत कहां से, महाराष्ट्र से की गई है। देखा जाए तो इस कार्यक्रम के तहत होगा क्या कि समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें मेरी माटी मेरी थाली, पोषण सखा सखी जैसे गतिविधियां सम्मिलित होंगे। ठीक है, यहाँ पर पोषण सखा सखी जैसी गतिविधियां, साथ ही साथ जो मेरा माटी मेरा थाली है अभियान पहल है, वो भी यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। कर्नाटक में 1000 करोड़ रुपए की एलईपी कार्यक्रम की शुरुआत, एलईएपी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है कर्नाटक में। यहां पर चर्चा करें पॉइंट की। देखा जाए तो कर्नाटक सरकार ने लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत की है। ठीक है, कर्नाटक सरकार के द्वारा लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। देखा जाए तो 1000 करोड़ रुपए के बजट वाला यह कार्यक्रम अगले 5 वर्षों तक चलेगा और इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। कर्नाटक में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए कर्नाटक सरकार के द्वारा ये लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यहां पर देखा जाए विशेषकर जो टियर 2 और टियर 3 के शहर हैं, उनमें उद्यमिता और नवाचार को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, इस पहल के तहत देखा जाए, इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा कि जो टियर 2 और टियर 3 के शहर हैं, उन टियर 2 और टियर 3 के शहरों में जो उद्यमिता और नवाचार है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और उसी के लिए देखा जाए 1000 करोड़ की लागत से ये लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। और इसकी जो कार्य अवधि है ये कितने साल होगी, 5 साल होगी। चलिए आगे चर्चा करें। विश्व का पहला कार्यशील एआई डिजाइन वायरल जीनोम। अब ये जो विश्व का पहला कार्यशील एआई डिजाइन वायरल जीनोम है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहां पर देखा जाए तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने विश्व का पहला एआई डिजाइन वायरल जीनोम तैयार किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व का पहला एआई डिजाइन वायरल जीनोम किसके द्वारा विकसित किया गया। और ऐसे सवाल देखा जाए तो यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का पेपर देखा तो उसमें पूछ लिया था एमआरएनए वैक्सीन जो थी उसके बारे में पूछ लिया था। आरओ में भी पूछ लिया कि एमआरएनए में एम का मतलब क्या होता है। तो ऐसे सवाल जो वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड या जो चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखा जाए तो ईवो नामक जीनोमिक लैंग्वेज मॉडल द्वारा डिजाइन किया गया जीनोम बैक्टीरियोफेज 5X174, यहां पर देखा जाए ये 5X174 का है। ठीक है, जो ई कोलाइड बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। यहां पर देखा जाए तो यह उपलब्धि जो है ये 1977 के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग, 2003 के पहले कृत्रिम जीनोम संश्लेषण के बाद 2025 में एआई डिजाइन जीनोम के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखती है। यानी कि जो जीनोम है, जीनोम का जो इतिहास है देखा जाए तो 1970 में पहली जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी। 2003 में देखा जाए तो पहली बार जीनोम संश्लेषण करने का कार्य किया गया था और अब 2025 में देखा जाए तो एआई डिजाइन जीनोम के रूप में ये एक ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। ठीक है, तो याद रखना विश्व का पहला कार्यशील एआई डिजाइन वायरल जीनोम किसके द्वारा तैयार किया गया है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के द्वारा मिलकर इसे तैयार किया गया है और इसका नाम जरूर याद रखना 5X174। परीक्षा में पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा 5X174 क्या है, और ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते भी हैं। यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा में एक सवाल पूछा था, चर्चा में रहा FWD। ठीक, FWD क्या था, FWD बॉम्बर के बारे में पूछा था।
तो उसी प्रकार से याद रखना पाई एक्स 174 क्या है, परीक्षा वहां से पूछे तो याद रखना यह जीनोम बैक्टीरियोफेज पाई इवो नामक जीनोमिक लैंग्वेज मॉडल द्वारा डिजाइन किया गया एक विश्व का पहला कार्यशील एआई डिजाइन वायरल जीनोम है। ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया गया, ईवो नामक जीनोमिकल लैंग्वेज मॉडल द्वारा इसको तैयार किया गया है और ये बेसिकली एक प्रकार का जीनोम है। चलिए आगे चर्चा करते हैं गैंडों की विलुप्ति का संकट। जो गैंडे हैं उनकी विलुप्ति पर देखा जाए, उनकी विलुप्ति का संकट मंडरा रहा है, विलुप्त होने की कगार पर है गैंडे। और उसी के एवज में देखा जाए तो एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द राइनो 2025 रिपोर्ट। अब ये जो स्टेट ऑफ द राइनो 2025 रिपोर्ट है इसके बारे में चर्चा करें तो विश्व भर में गैंडों की संख्या लगभग 27,000 पर स्थिर है, लेकिन यह एक ऐतिहासिक स्तर की तुलना में बेहद कम है। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक स्तर की तुलना में बेहद कम है। चर्चा करें तो एक सदी पहले अफ्रीका और एशिया में इनकी संख्या करीब 5 लाख थी। ठीक है, 5 लाख इनकी संख्या थी। रिपोर्ट में चेताया है कि हम संख्या को सामान्य मानने की प्रवृत्ति यानी कि शिफ्टिंग बेसलाइन सिंड्रोम गैंडों के संरक्षण के प्रयासों को कमजोर कर सकती है। ठीक है, यहां पर देखा जाए वर्तमान में 5 में से 3 गैंडों की प्रजातियां जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति में है। जो गैंडों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें देखा जाए पूरे विश्व भर में गैंडे की सिर्फ 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से 5 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां ऐसी हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, चलो आगे चर्चा करें विकसित भारत बिल्डथॉन 2025। अब ये जो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 है इसके बारे में चर्चा करते हैं। खबरों पर क्या है खबर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 23 सितंबर 2025 को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 लॉन्च किया है। परीक्षा में पूछ सकता है कि जो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। यहां पर देखा जाए तो इस पहल में क्या होगा, इस पहल में देश भर के लगभग 6 लाख विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के करीब 12 करोड़ छात्र भाग लेंगे और कार्यक्रम का फोकस क्या होगा, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी ज्ञान और स्थिरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी ज्ञान और स्थिरता पर फोकस होगा और ये विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 इसका आयोजन किया जा रहा है, इस पहल का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले लगभग 12 करोड़ छात्र होंगे पूरे देश भर से। चलिए आगे चर्चा करें, भारत इंटरपोल एशियन कमेटी का सदस्य चुना गया। जो भारत है, भारत को इंटरपोल एशियन कमेटी का सदस्य चुना गया है। चर्चा करते हैं पॉइंट पर, तो सिंगापुर में आयोजित इंटरपोल की 25वीं एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस में भारत को एशियन कमेटी का सदस्य चुना गया है। ठीक है, भारत को जो एशियन कमेटी है उस एशियन कमेटी का सदस्य चुना गया है। यहां पर देखा जाए तो सीबीआई के नेतृत्व में मिली यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। देखा जाए तो यह समिति संगठित अपराध, साइबर अपराध, आतंकवाद, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर कार्य करता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो सदस्यता से भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति, खुफिया साझेदारी, सीमा पार अपराध नियंत्रण और प्रत्यार्पण सहयोग और मजबूत करने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अगली चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो भारत में भी जनजी प्रोटेस्ट हुआ है। भारत में जनजी प्रोटेस्ट कहां पर हो रहा है, ठीक, देखा जाए तो लद्दाख में राज्य की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है, राज्य की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। यहां पर देखें तो लेह लद्दाख में जनजी युवाओं ने राज्य और छठी अनुसूची सुरक्षा को लेकर एक हिंसक प्रदर्शन में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और 80 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से 40 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी थे वो शामिल थे। तो यहां पर देखा जाए जनजी युवाओं के द्वारा, जैसे आपने देखा नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा था, सेम वैसा ही राज्य की डिमांड को लेकर और छठी अनुसूची सुरक्षा की मांग को लेकर देखा जाए तो लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा था। उसमें लगभग 4 लोगों की मौत हो गई है और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें 40 से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल थे। देखा जाए तो यह असंतोष 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा और चुनाव में कमी एवं सीमित आर्थिक अवसरों की उपज है। यहां पर बात कर ले तो हालात काबू में करने के लिए प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू लगाया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तो परीक्षा पूछ सकता है कि हाल ही में राज्य की मांग और छठी अनुसूची की मांग को लेकर देखा जाए किस यूनियन टेरिटरी या किस राज्य ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो हिंसक प्रदर्शन हुए, तो लद्दाख में हुए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। भारत ने सामान्य चांदी के आभूषणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो भारत है, भारत के द्वारा देखा जाए जो सामान्य चांदी के आभूषण होते हैं इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां पर देखा जाए तो भारत सरकार ने डीजीएफटी की अधिसूचना के तहत सामान्य चांदी के आभूषणों के आयात पर 31 मार्च 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है।
ठीक है। यहां पर देखा जाए तो इसके आयात के लिए सरकारी लाइसेंस अनिवार्य होगा। अब इसका आयात करना है तो इसके लिए सरकारी आयात मतलब सरकारी लाइसेंस जो है वो अनिवार्य है। यहां पर देखा जाए इस निर्णय का उद्देश्य क्या है, तो इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू चांदी आभूषण उद्योग को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर देना है और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यहां पर देखा जाए जो यह निर्णय लिया गया है, इस निर्णय के पीछे एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है, तो जो घरेलू चांदी आभूषण उद्योग है, ठीक है, उसको प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान करना है और साथ ही साथ रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है। यहां पर देखा जाए तो हाल ही के दिनों में जो एफटीए है, एफटीए के दुरुपयोग से आयात में तेज वृद्धि और थाईलैंड जैसे गैर चांदी उत्पादक देशों में बड़े पैमाने पर आयात ने भारत के उद्योग को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। और इसी कारण से देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि जो सामान्य चांदी के आभूषण है उनके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, चलो आगे हम चर्चा करें। भारत ने रेल आधारित लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत के द्वारा देखा जाए तो अब रेल से देखा जाए तो भारत अब चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो कहीं से भी अब मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। अब यहां पर देखा जाए जब रेल से परीक्षण हो गया है और ये सफल परीक्षण रहा अग्नि प्राइम मिसाइल का, तो अब जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, वो भी अब थोड़ा भय खाएंगे। उनको भी नहीं पता होगा, जैसे इंटरसेप्ट करने की बात होती है कि पहले से लॉन्च पैड पता है, तो लॉन्च पैड पता होने पे ये संदेह रहता है कि लॉन्च पैड दुश्मन को पता है तो उसको हमारी लोकेशन पता है कि हम कहाँ से अपना मिसाइल लॉन्च करेंगे। लेकिन जब ट्रेन से लॉन्च करेंगे तो भारत आप जानते ही हैं कि विश्व में देखा जाए तो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो जाल फैला हुआ है ट्रेनों का, तो वहाँ पर देखा जाए तो शीर्ष जो विश्व में रेल नेटवर्क में भारत शामिल है। और भारत का रेल नेटवर्क जो है ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इतना विस्तृत है कि सारी सीमाओं को कवर करता है। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी जैसे मानिए कभी भविष्य में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करना हुआ, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करना हुआ, तो उस क्रम में तो पता भी नहीं होगा कि इंटरसेप्ट करना है तो किसको करना है। पाकिस्तान तो इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारा जो रेल नेटवर्क है वो पूरे पाकिस्तान सीमा को कवर करता है। ठीक है। और रेलवे के द्वारा देखा जाए रेल के अंदर से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया है। चलिए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर भारत ने रेल आधारित जो लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया उसके बारे में चर्चा करें तो डीआरडीओ ने सामरिक बल कमान के सहयोग से रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यहां पर हम बात करें तो यह मिसाइल लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य साधने में सक्षम है। ठीक है, 2000 किलोमीटर तक की दूरी साधने में सक्षम है। यहां पर देखा जाए तो यह पहल, ठीक है, यह पहला ऐसा प्रक्षेपण है जो देश को तेजी से तैनाती और कम दृश्यता सुनिश्चित करने की क्षमता देता है। यानी कि तेजी से तैनाती मतलब रेलवे में है तो भैया कहीं भी आप ले जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। आगे देखा जाए तो आधुनिक संचार और सुरक्षा प्रणालियों से लैस मिसाइल ने सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक किया है। यहां पर बात कर ले तो भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास देखा जाए तो कैंटिस्टराइज्ड रेल लॉन्च्ड मिसाइल क्षमता है। देखा जाए तो ये क्षमता रूस के पास है, ठीक है, चीन के पास है, ठीक, और अमेरिका के पास है, उत्तर कोरिया के पास है, और अब ऐसे देशों की लिस्ट में देखा जाए तो भारत भी शुमार हो गया है कि वो रेल लॉन्च कर सकते हैं मिसाइल को। ठीक है। और यहां पर देखा जाए जिससे भारत देश की रणनीतिक उत्तरजीविता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और ज्यादा मजबूत होती है। ठीक, तो ये पॉइंट आप समझ गए। आगे चलते हैं। यूनेप ने घोषित किया 2025 के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है उसकी घोषणा यूरोप के द्वारा कर दी गई है। और यहां पर देखा जाए 2025 के लिए किसको किसको दिया गया है, आइए चर्चा करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अमेरिकी क्लीन टेक सीईओ क्रिस कैंपर के सहयोग से, ठीक है, क्रिस कैंपर के सहयोग से 2025 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का ऐलान किया है। ठीक, 2025 के लिए यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का ऐलान किया है। यहां पर देखा जाए तो विजेताओं में शामिल कौन कौन से, जिनाली मोदी। अब ये जो जिनाली मोदी है ये भारत की, इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनाली मोदी जिन्होंने केले के अपशिष्ट से टिकाऊ लेदर का विकल्प तैयार किया है। वहीं पर दूसरा नाम हो जाता है जोसेफ नगुथिरू का, ये केनिया के हैं।
जिन्होंने जलकुंभी से पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग बनाई है। और तीसरा नाम है नोएमी फ्लोरेया। जो नोएमी फ्लोरेया है ये अमेरिका की हैं और इन्होंने देखा जाए तो साइक्लो नामक प्रणाली विकसित की है जो ग्रे वाटर को पीने योग्य जल में बदलता है। तो यहां पर इन तीनों लोगों के द्वारा देखा जाए तो पर्यावरण से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है और पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। और इसी वजह से इन तीनों लोगों को, जिनाली मोदी को जो भारत की हैं, वहीं पर जोसेफ जो केनिया के हैं और नोएमी जो अमेरिका की हैं, इन तीनों लोगों को देखा जाए तो चैंपियन, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ घोषित किया गया है, अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? यूनिप के द्वारा। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो प्रत्येक को 20,000 अमेरिकी डॉलर की सीड फंडिंग दी जाएगी। और अब ये तीनों आगामी प्लेटिनम ए फिच प्रतियोगिता के लिए बड़े निवेशक के लिए प्रतिस्पर्धा भी करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों नाम जरूर याद रखना। इसमें जिनाली मोदी का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब आते हैं अपने एमसीक्यू पर। जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया उस पर आधारित कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि किस 3 पश्चिमी अफ्रीकी देश ने हाल ही में आईसीसी से औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो यहां पर यह प्रश्न मैंने आपसे डायरेक्टली बताया भी था कि ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए ऑप्शन है नाइजीरिया, सेनेगल, घाना। ऑप्शन बी है बुर्किना फासो, माली, नाइजर। ऑप्शन सी है माली, घाना, टोगो। और ऑप्शन डी है चाड, नाइजर, गाम्बिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या है? सुरक्षित जल, स्वस्थ जीवन, हरित ऊर्जा, स्वच्छ भविष्य, स्वच्छ वायु, स्वस्थ लोग, सतत विकास, सुरक्षित पर्यावरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें यहां पर। तो 24 सितंबर 2025 को किसने जीएसटी 80 का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी ने, निर्मला सीतारमण ने, धर्मेंद्र प्रधान ने या पीयूष गोयल ने? क्वेश्चन नंबर 4 है कि एएमसीए प्रोजेक्ट जो है, एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए किन 2 कंपनियों ने संयुक्त बोली लगाई है? डीआरडीओ और हेल ने, एलएनटी और बीईएल ने, हेल और एडीए ने या इसरो और बीईएल ने? ठीक है, तो कौन सी 2 कंपनियां हैं जिन्होंने संयुक्त बोली लगाई है एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए? आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करें तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आर गोपाल कृष्णन, सुधांशु वात्स्य, अजय सिंह या यहां पर देखा जाए तो दीपक जैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामित किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे? और सेम सवाल मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो देश का पहला एआई संचालित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां उद्घाटित हुआ है? तिरुमला में, वाराणसी में, पुरी में या हरिद्वार में? ये सब पौराणिक स्थल है। और कौन सा ऐसा पौराणिक स्थल है यहां पर देखा जाए तो देश का पहला एआई संचालित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की उद्घाटन किया गया है, स्थापना की गई है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कर्नाटक सरकार द्वारा लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम का बजट कितना है? कर्नाटक सरकार के लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम का बजट कितना है? 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ या 5000 करोड़? क्वेश्चन नंबर 9 है किस विश्वविद्यालय ने विश्व का पहला एआई डिजाइन वायरल जीनोम तैयार किया है? एमआईटी, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज? कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने इसमें सहयोग किया है, जिसके माध्यम से देखा जाए तो विश्व का पहला एआई डिजाइन वायरल जीनोम तैयार किया गया है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025, ठीक, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 में भारत से किसे चुना गया है ये आपको बताना है। यहां पर चर्चा करें देखा जाए तो गीता गोपीनाथ को चुना गया है, जिनाली मोदी, रजनीश कुमार या स्मिता सिंह। ठीक है, तो ये हैं 10 प्रश्न। इन 10 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जब मैं आपसे सवाल पूछूं तो इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। साथ ही साथ एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, आप कमेंट में ये लिख के बताइएगा कि जो गौरैया है, ठीक है, गौरैया, ये गौरैया कितने राज्यों की राजकीय पक्षी है? ठीक है, कितने राज्यों की राज्य पक्षी है? इस बात को आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ गौरैया दिवस किस दिन मनाया जाता है इसको भी आप जरूर लिखेंगे। तो आज अपने इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसा लगा आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे लगातार। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।